बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो एसएलओ पढ़ रहे हैं वो है स्केच डिफरेंट सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है? ये असल में सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हमने स्केच से डायग्राम को समझते हुए इनमें फर्क करना है। एसएलओ का मतलब यह है, आसान अल्फाज में यह कह रहा है कि आपको इन स्ट्रक्चर्स के, इन ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर का पता हो कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। जब आपको इनका स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, फिर हमसे कह रहा है कि इनका रोल यानी इनका फंक्शन बताएं। स्ट्रक्चर कौन से हैं? स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, मोर देन 10 है, ऑलमोस्ट 12 है, 12 या 13 है जो हम पढ़ेंगे। यहां इसने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन का नाम ले रहा है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस और आगे देखो एक्सेट्रा, यानी कि और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कल इस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं। सेल वॉल हमने डिटेल से पढ़ा और लास्ट टाइम हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है। ऐसे ही है, सेमी परमिएबल से क्या मुराद था? ये कुछ चीजों को फ्रीली पास करती है और कुछ चीजों को फ्रीली पास नहीं करने देती, जबकि इसके बरक्स जो सेल वॉल थी वो चीजों की मूवमेंट में रुकावट का बायस नहीं बनती। हर चीज आसानी से सेल वॉल को क्रॉस कर जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, कुछ चीजों को फ्रीली मूव करने देती है और कुछ को फ्रीली मूव नहीं करने देती। इसी खुसूसियत की बना पे हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब यही है, कुछ चीजें इजीली पास करेंगी, कुछ के लिए रुकावट होगी। अच्छा, अब जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसे जो मॉडल एक्सप्लेन करता है, हम इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कल हमने एनिमेशन देखी थी, आज फिर देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इन तीन अल्फाज का मतलब समझा दूं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को चूंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमने इसे मॉडल का नाम दे दिया कि ये एक मॉडल है जो हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करके देगा। अब ये फ्लूइड और मोज़ेक, ये दो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, हमने इसे समझना है। इस मॉडल से पहले ना, ये आप लोगों ने लिखना है, इस मॉडल से पहले एक मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था ना, इसको जब हम पढ़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे सेल मेम्ब्रेन एक रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर है, जैसे सेल वॉल होती है। सिर्फ आपके जहनों में आइडिया देने के लिए, जैसे आपके क्लासरूम की वॉल्स हैं, इन्हें आप देख रहे हो फिक्स हैं, रिजिड हैं, सेल वॉल ऐसी होती है। हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में समझते थे सेल मेम्ब्रेन भी ऐसे होती है, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमने कल ऑब्जर्व किया था, अभी मैं फिर आपसे ऑब्जर्व करवाऊंगा कि आप देखते हो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वेव लाइक मोशन होती है, ये उसकी फ्लूइडिटी है। क्यों है ये भी देखेंगे। और दूसरी चीज, मोज़ेक, मोज़ेक एक पैटर्न को कहते हैं। इस पैटर्न में हम देखते हैं कि आपके पास कोई चीजें कंटिन्यूअस मौजूद नहीं होती। कोई भी चीज है वो लगातार कंटिन्यूअस लेयर की शक्ल में नहीं होती, बल्कि आप देखते हो कुछ जगहों पे वो होती है और कुछ जगहों पे वो नहीं होती। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है कि एक चीज कंटिन्यूअस नहीं है, किसी जगह है किसी जगह नहीं है, इसे हम कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ये मोज़ेक पैटर्न में होती हैं, जबकि लिपिड्स जो होते हैं वो लेयर में होते हैं। अब आओ सिमुलेशन पे। अब आपने देखना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल असल में हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बता रहा है। ये देखो, हमारे पास, मैं भी आपको लेबलिंग करके देता हूं,
अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये जो व्हाइट पोर्शन है सारा ही, ये असल में लिपिड्स हैं, और मैंने कल आपको बताया था इन्हें हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लेयर बनी हुई है, ये असल में इन्हीं लिपिड्स की वजह से बनी हुई है, इसलिए हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, कि लिपिड्स की दो लेयर्स का नाम सेल मेम्ब्रेन है। अब लिपिड्स जो है ना, इन्हें आप कहते हो ये कंटिन्यूअस है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा। लेकिन जहां लिपिड्स है ना, वहीं हम देखते हैं हमें सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी मिलती हैं, जो यहां पे ब्लू कलर की हैं। लेकिन क्या आप देख के बता सकते हो कि जो प्रोटीन्स है ना, ये लिपिड्स की तरह लेयर नहीं बनाती, ये स्कैटर्ड है, फैली हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन इकट्ठी एक साथ नहीं पड़ी हुई। ये जो प्रोटीन स्कैटर हुई हुई है ना, इकट्ठी नहीं है, एक साथ नहीं है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोज़ेक। तो प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्कैटर हो जाना और लेयर ना बनाना, इसके लिए हमने मोज़ेक का वर्ड यूज किया। और ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका यूं मूव करते रहना, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया फ्लूइडिटी। अब ये मॉडल जो हमें बताता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फ्लूइडिटी है, मूवमेंट है, और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लिपिड्स की तरह लेयर नहीं बनाते, बल्कि जगह जगह डिस्पर्स किए हुए हैं, हम इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आप इसे जूम करके ऑब्जर्व करें, इरफान साहब इसको जूम करें, तो आप लोगों को यहां पे फ्लूइडिटी फील हो रही है। ठीक, ये सही मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। स्लाइड्स पे हम आते हैं। कल हमने यहीं से स्टॉप किया था। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसे हम सही कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से होती है? लिपिड्स की वजह से होती है। ये आपने पिन पॉइंट करना है कि सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड कैरेक्टर है, ये लिपिड्स की वजह से है, जबकि इसमें मौजूद प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हम कहते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन में से चीजें ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स का भी रोल होता है। ये देख रहे हो, इसको दोबारा जूम करके ऑब्जर्व करो, आपको ये चीज यहां भी नजर आएगी। ये आपके पास एक ग्रीन कलर की प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में, और आप देख सकते हो कि इसमें से ये एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अगर आप यहां पे देखो, आपके पास ये जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, इसमें आपको बाकायदा यूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइडिटी नजर आ रही है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि इसके लिविंग होने का सबूत है। अब जरा ये देखो, वही सिंपल डायग्राम को मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस करके दिखाया है। लिपिड के मॉलिक्यूल्स बाइलेयर बना रहे हैं, बीच बीच में कुछ जगहों पे मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और साथ ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, और कुछ जगहों पे हमें ये कोलेस्ट्रॉल नजर आता है। ये आपके पास 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, और इनमें भी जो 2 सबसे ज्यादा हैं वो लिपिड और प्रोटीन है। करती क्या है सेल मेम्ब्रेन? अब जरा जल्दी से इसको देखते हैं। चीजों की मूवमेंट करवाती है। जब भी किसी चीज ने सेल में एंटर होना है या सेल को छोड़ के जाना है, तो वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजरती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब आप रूम में एंटर होते हो या लीव करते हो, तो आप उसके डोर में से गुजरते हो। ठीक है, किन चीजों को मूव कर रही है? बहुत सारे आपके पास इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं। हमने अभी देखा कि सेल मेम्ब्रेन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये देखो, ये ग्रीन कलर के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कहते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं। क्या आप देख सकते हो? ये देखो, ये वाला कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट ये पर्पल कलर की प्रोटीन के साथ अटैच है। तो ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच है। ये क्या करते हैं? ये सेल की पहचान करते हैं। हमारे सेल में हर सेल की पहचान है।
वो जो हमारे सेल की पहचान की जाती है ना, वो इन कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से की जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, इनकी अहमियत सेल की पहचान में है। कोलेस्ट्रॉल, ये देखो, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल का काम सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल करना है। ये जो सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी थी ना, उसको मेंटेन करना कोलेस्ट्रॉल का काम है, कि सेल मेम्ब्रेन में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ये वीडियो आपके पास है, यहां पे आप उसको खुद देखोगे। हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म पे। कल हमने साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया था। अब आप जरा इस सेल को देखो। सेल के बाहर है एक बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है न्यूक्लियस। ये जो हिस्सा है ना, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, यहां पे देख रहे हो, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान का जो हिस्सा होता है, इसे बच्चों हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं। एक हम कहते हैं कि इसके अंदर लिक्विड पोर्शन है, और दूसरा इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक हो गया। असल में अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस है, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है। ठीक, और ये कर क्या रहा है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये वाली, ये जो खाली जगह है, इसको फिल कर रहा है। ठीक हो गया। इसमें पानी होता है, डिफरेंट तरह के साल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये असल में वहां पे एनर्जी रिजर्वायर का काम करते हैं, यानी कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका जो लिक्विड पोर्शन है, साइटोप्लाज्म के लिक्विड पोर्शन को हम साइटोसोल कहते हैं। ये आपने समझना है। साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड पोर्शन भी है, और साथ ही साथ अगर मैं आपको सिमुलेशन में दिखाऊं, आपको यहां पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी मिल रहे हैं। ये देखो, ये आपके पास सेल है। इस सेल में आप देखोगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल के ऑर्गेनल्स। ये जो ऑर्गेनल्स हैं, इन्हें और सेल के लिक्विड को, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जो स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। इन स्ट्रक्चर्स को, जिन्हें मैं ऑर्गेनल्स कह रहा हूं, और प्लस यहां पे जो लिक्विड है, ठीक है, पानी कह लो, लिक्विड कह लो, इसे मिला के हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, एक लिक्विड पोर्शन है और दूसरा उसके अंदर मौजूद सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जो लिक्विड पोर्शन है, इसे हम साइटोसोल भी कहते हैं। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है। स्लाइड्स पे वापस आते हैं। ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स है ना, जब हम साइटोप्लाज्म से ये स्ट्रक्चर अलग कर देते हैं, तो पीछे साइटोप्लाज्म में क्या रह जाता है? ये इसको पिक करो बच्चों मेरे साथ। जब हम साइटोप्लाज्म में से सेल के ऑर्गेनल्स को, स्ट्रक्चर्स को अलग कर देते हैं, पीछे सिर्फ आपके पास लिक्विड रह जाता है। वो जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन है, इसे हम कहते हैं साइटोसोल। क्लियर हो गया? उस्मान आइडियल स्कूल, अब बताएं जी, आपको अभी भी कोई इश्यू आ रहा है? दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या है? ऑर्गेनल्स। तो ये जो लिक्विड पोर्शन था साइटोसोल, अगर आप इसके अंदर ऑर्गेनल्स ऐड कर दो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, न्यूक्लियस,
तो आप इसे मिला के क्या नाम देते हो? साइटोप्लाज्म का। ठीक है, आप न्यूक्लियस को अगर चाहो तो अलग भी रख सकते हो। ओके है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, ये भी अपना अपना काम करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना, न्यूक्लियस का काम सेल को कंट्रोल करना है। हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ट्रांसपोर्ट होता है, गोल्जी ऑपरेटस का काम पैकिंग करना होता है। तो ये सब फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। जब सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है तो हम कहते हैं सेल की शेप मेंटेन होती है। ये मैंने आपको प्लांट सेल से एक आइडिया दिया है। इस सेल को ऑब्जर्व करो, यहां पे पानी की कमी है, तो आप देख रहे हो कि ये सेल श्रिंक कर गया है, अंदर को दब गया है। दूसरे सेल को देखो, इसके अंदर पानी नॉर्मल है, ना कम है ना ज्यादा है। तो आप देखो इसकी सेल मेम्ब्रेन किनारों पे है। और तीसरे सेल को देखो, यहां पे पानी ज्यादा है। तो यहां क्या हुआ है? सेल आपके पास स्वेल कर गया है। ये जो सेल स्वेल किया है इसे हम कहते हैं सेल टर्जिड हो गया। ये जो सेल टर्जिड होता है ना, इसमें साइटोप्लाज्म का रोल होता है। ठीक। और लास्ट पे साइटोप्लाज्म चीजों की मूवमेंट भी कराता है। हमारे पास ये प्लांट सेल है, आपने इसमें ऑब्जर्व करना है, ये जो ग्रीन पिगमेंट्स है ना, ये ग्रीन पिगमेंट्स असल में क्लोरोप्लास्ट हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल किस तरह मूव कर रहे हैं, देख रहे हो? इनकी जो मूवमेंट है ना, ये असल में साइटोप्लाज्म की वजह से हो रही है। असल में साइटोप्लाज्म जो है ये मूव करता है। जब साइटोप्लाज्म मूव करता है तो वो अपने अंदर मौजूद इन चीजों को भी मूव करवाता है। ठीक। और साइटोप्लाज्म का ये जो मैंने अभी फंक्शन बताया कि साइटोप्लाज्म सेल को टर्जिड रखता है, इसको जरा आपने इस सिमुलेशन में देखना है। इसको हाईलाइट करें। आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से साइटोप्लाज्म प्लांट को टर्जिड करता है। अगर आप पानी निकाल दो तो आपके पास आप देखते हो पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही पत्तों को पानी देते हो, साइटोप्लाज्म टर्जिड होता है, तो ये देखो वो पत्ते दोबारा से अपने पहले वाली शेप में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका था साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगली स्लाइड खोलें, यहां ओपन की हुई है। नेक्स्ट आपने न्यूक्लियस को पढ़ना है। ये कुछ को इमेज का जी क्लियर नहीं है, उस्मान आइडियल स्कूल वाले भी कह रहे हैं, कोई और भी है, मुझे बाकी बच्चों ने भी बताना है ताकि आइडिया हो। यहां से दूसरी स्लाइड ओपन करें, इसे कैंसिल कर दें। बच्चों आप लोगों ने मुझे बताना है कि किसी और को भी इश्यू आ रहा है। स्लाइड क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है। अभी हम बच्चों न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है ये देखो, आपने लफ्जों पे कंट्रोल करना है। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर पता है क्या होता है? कंट्रोल सेंटर वो जगह है जो किसी स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रही है। आप सबके स्कूल में एक प्रिंसिपल का रूम है। हम कहते हैं ना कि सब कुछ प्रिंसिपल के अंडर है, प्रिंसिपल कंट्रोल करते हैं स्कूल को। लेकिन प्रिंसिपल खुद तो आपकी क्लास में नहीं है, आपकी क्लास के अंदर तो टीचर है, लेकिन टीचर को कमांड या इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है? प्रिंसिपल। ऐसे ही सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज बन रही है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल का क्या है? कमांड स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो ये अपनी शेप के अंदर राउंडेड होता है। एनिमल सेल में हम देखते हैं कि ये मिड में पड़ा होता है। प्लांट सेल के अंदर चूंकि एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, इसलिए ये मिड में नहीं होता बल्कि साइड्स पे चला जाता है। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, इसमें ये जो पर्पल स्ट्रक्चर है ना, ब्लू से बाहर बाहर, ये न्यूक्लियस है।
ठीक है, हम सिमुलेशन में भी इसको देखते हैं। सिमुलेशन पे आए, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और टाइम मिला तो इनके फंक्शन को भी देखते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? गौर से देखो, क्या आपको यहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है इसकी दो लेयर्स नहीं है? ये देखो, इस हिस्से को ऑब्जर्व करो, आपको यहां पे न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन नजर आ रही हैं? ऑब्जर्व किया? तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब जरा फिर देखो, क्या आपको इस मेम्ब्रेन में ये छोटी छोटी ओपनिंग नजर आ रही हैं? ये देखो, ये पोर्स हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, और सेंटर के अंदर देखो, ये एक डार्क रीजन है, इसे आप कहते हो न्यूक्लियोलस। और यहां पे ना, इस हिस्से में ये जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, इस हिस्से में एक चीज पड़ी हुई है जिसकी वजह से हम कहते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है। और ये जो चीज पड़ी हुई है इसे आप डीएनए कहते हो, क्रोमेटिन कहते हो, या फिर क्रोमोसोम कहते हो। इसको ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये अब आपका क्रोमोसोम, उसके अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए और प्रोटीन, और जब आप डीएनए से प्रोटीन अलग कर दो तो ये रहा आपका डीएनए। कुछ ऑब्जर्व किया है आपने? इसको दोबारा देखना है। ये आप इसको जूम कर रहे हो, जब आप इसको जूम कर रहे हो तो आपको इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और फिर उन क्वेश्चंस को जब मैं एड्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। स्लाइड्स पे आते हैं। हमने ना न्यूक्लियस से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना है जो आपको एफएससी में और फिर आगे कॉलेज में एडमिशन टेस्ट में मदद देंगी। लेट्स से मैं यहीं पे लिखता हूं, हमने कुछ लफ्ज सुने हुए हैं, इसे आपने लिखना है। जीन, डीएनए, क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम। आप में से कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे और मुझे बताना चाहे क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल ये दो क्या है, और जो मैंने ऊपर लिखे हैं जीन और डीएनए ये क्या है? किसी को आइडिया है? मुझे याद है कि हमने शुरू के लेक्चर में ये बात की हुई है। मैंने आपको जब बायो के अंदर सब फील्ड जेनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने वहां इन चीजों का जिक्र किया था। कोई बता सकता है जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है? ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें आपने बार बार बायो के अंदर पढ़ना है और आपके जहन में इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अलाइड स्कूल से जी, इन्हें अनम्यूट करें। चलें जी, पार्टिसिपेट करें, बताएं। नहीं हो रहा? हाँ जी, अलाइड स्कूल से बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलें। सर जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिडिटी। और इनहेरिडिटी क्या है? विरासत। कौन सी विरासत? पैसों की? नहीं, ट्रांसमिशन, ट्रांसफ्यूजन वो क्या ट्रेड्स होती की है? नहीं, ट्रेड्स की ट्रांसमिशन। ट्रेड्स क्या होते हैं? खसूसियात। कौन बता रहा है? साथ टीचर बैठे हैं वो बता रहे हैं। जो बोले बोले, अच्छी बात है, पूछ के बताएं, बहुत अच्छी बात है, पार्टिसिपेट नहीं, जरूर मतलब करें। कि जो मतलब कि जो खसूसियात आपके पेरेंट्स से आती हैं, मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में
तो उन खुसूसियात के यूनिट को जीन कहते हैं। तो डीएनए किसे कहते हैं? यस जीन का डीएनए के साथ कोई ताल्लुक है? यस। क्या ताल्लुक है? व्हाट इज डीएनए? जल्दी जीन जो जल्दी। है वो डीएनए के ऊपर पड़े होते हैं। अभी तो आपने कहा ये हेरिडिटी का यूनिट है, तो इसका मतलब है डीएनए भी हेरिडिटी का यूनिट है या स्ट्रक्चर है? व्हाट इज डीएनए? फरहान स्कूल से, फरहान स्कूल, रहीम यार खान, सब पे आते हैं जी, सबसे सुनते हैं क्वेश्चन। जल्दी जल्दी, हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आज थोड़ा सा यहाँ पे नेट का इशू है, तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन मैं आपके जहन में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा जिन्हें हम कल एड्रेस करेंगे। फरहान स्कूल, जल्दी बोलो। आसान अल्फाज में समझाओ, किताब वाली लाइंस नहीं, अपने लफ्जों में मुझे बताओ जीन क्या होता है। सर जीन उसे कहते हैं जिसमें पेरेंट की कोई भी खसूसियात या फिर जीन में पेरेंट की कोई खसूसियात, कोई भी चीज जो विरासत में बच्चों को मिले उसको जीन होती है। जीन की वजह से ही, जैसे कि आई कलर होता है, जो पेरेंट जैसे का माँ का आई कलर हो कभी बच्चे का होता है, या फिर बाप का आई कलर जैसा कलर आई कलर होता है बच्चे का, तो वो जीन की वजह से होता है। ठीक है जी, जीन की वजह से क्या होता है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन जीन क्या है अभी तक ये नहीं पता लग रहा। उस्मान आइडियल स्कूल गर्ल्स, जल्दी से बच्चों, अल मशहूर लिनोवा वाले, है ना, जल्दी से। पाकिस्तान कैम्ब्रिज, हाँ बोले बोले, नहीं तो हम आगे जाएं। चलो बोल दो, लुक में दिए जा रहे हो एक दूसरे को, बोलो बोलो। पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल, अभी आप लोग डिसाइड करो कौन बोलेगा। पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल से मुझे बताओ बच्चों, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ये चार चीजें मैंने कल आते साथ ही पूछनी है। जीन वो होता है जो वालिदैन की तरफ से बच्चों की तरफ चीजें जैसे आई कलर वगैरह। नहीं, उसे जीन नहीं कहते, आई कलर जीन की वजह से होता है, जीन कुछ और है। लिटिल स्टार्स मॉडल स्कूल शेखुपुरा, जल्दी। जो डीएनए ना, डीएनए जीन के ऊपर रैप हुआ होता है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर होता है, हर जगह है। तुम्हें खुद और समझ आ रही है क्या कह रहे हो? यस, आ रही है, आ रही चलो है सर जी। फिर बताओ। और जीन जीन के ऊपर डीएनए रैप हुआ होता है। जीन के ऊपर डीएनए रैप हुआ होता है? नहीं नहीं नहीं, यस, ऐसा नहीं है। और इसके थोड़ा, पेयर को क्रोमैटिक मटेरियल कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अल हयान और किड्स से। अल हयान पहले करें जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, जो बच्चे जाना चाहते हैं जाते जाएं, मैं ये दो क्वेश्चन एड्रेस करके मैं भी अपना कंक्लूड कर रहा हूं जी। अल हयान, हाँ जी बताएं। जो आपने पूछा था जीन्स है, तो जीन्स होती है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड कॉल्ड जीन। दोबारा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड कॉल्ड जीन। ठीक है, देखो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने बुक के अल्फाज याद है, लेकिन मैं आपसे आसान अल्फाज में भी समझना चाहता हूँ। डीएनए का बताओ। डीएनए मैंने पूछा था कि डीएनए क्या है, तो वो जीन से मिलकर बना हुआ है, हर जीन का अपना एक अलग से काम है। ठीक है, हर जीन का अपना एक अलग से काम है, जीन्स मिलते हैं और डीएनए बनाते हैं। वेरी गुड। क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम कल आपसे पूछ लेते हैं, बच्चों को ब्रेक की जल्दी हो रही है। ये फरहान गर्ल्स जो हैं इन्होंने दोबारा से हैंड रेस किया है। अब देखो ये चार टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपके जहनों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपने इन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करना है जी। फरहान, खुद को अनम्यूट करें आप लोग। आपने डीएनए के बारे में बताया था, तो डीएनए क्या है? तो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसके बारे में हम एक इंसान की शिनाख्त कर सकते हैं। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिससे डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड होते हैं ए, टी, सी, जी। ठीक है, मुझे समझ आ गई है कि आपको एक आइडिया है, लेकिन क्लैरिटी का फर्क है, आप लोग उतने क्लियरली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अच्छी चीज है, जरा एक दफा आपने दोबारा देखना है। उस्मान आइडियल स्कूल गर्ल्स वाली साइड से जी बच्चों। बाकी स्टूडेंट ब्रेक ले सकते हैं,
चले जी, हैंड उन्होंने भी डाउन कर दी है। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमने ये टर्मिनोलॉजी समझनी है। कल तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।